नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज का हमारा लाइव रहने वाला है लेडी टीचर मनीषा केस के बारे में, क्योंकि इस केस में हर दिन कोई ना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर हो रही है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी सामने आ चुकी है और उनकी ओर से कहा गया है कि हम हत्यारों को सजा देंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में अब एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा कांड हुआ है, हालांकि हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। परिवार वालों की ओर से कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। गांव वालों का जो कहना है वो ये कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। पुलिस की थ्योरी की अगर हम बात करें या फिर जो बाकी रिपोर्ट सामने आई उनकी बात करें तो उसमें कुछ और कहा गया है। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में हो रही राजनीति से उनका परिवार बेहद परेशान नजर आ रहा है। मनीषा के पिता संजय ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसकी बेटे की मौत के बाद से राजनीति की जा रही है। लगातार राजनीतिक दलों से कुछ ना कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे वो परेशान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर इस मामले में राजनीति ना करें। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मनीषा की मौत और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लेकर वेल में आ गए और कार्यवाही नहीं चलने दी। यहाँ पर वीडियो में पिता संजय ने सरकार की ओर से उनकी दोनों मांगे माने जाने पर भी संतुष्टि जताई है और इस मामले में उनके पिता की ओर से राजनीति ना करने की बात कही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक अलग तरीके की जो लीड है वो मिलती नजर आ रही है और ये जो लीड है वो मनीषा के फोन से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो गुत्थी बना हुआ है वो ये कि आखिरकार मनीषा का फोन कहाँ है। मनीषा के फोन में कई ऐसे राज जो हैं वो दफन हो सकते हैं जिसके बाद इन राज से पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि मनीषा जब लापता हुई थी तो उनका फोन लगातार उनकी तरफ से जो फोन था वो किया जा रहा था अपने परिवारजनों को। हालांकि शुरुआत में जो है मनीषा के परिवार से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही किसी अनहोनी की आशंका हुई उसके बाद परिवार वाले भी काफी ज्यादा डर गए थे, परिवार वाले भी काफी ज्यादा सहम गए थे। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार रात में क्या मनीषा ने किसी से बात की थी? क्या रात 2 बजे तक मनीषा किसी से चैट करती रही थी? ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। आपको ये जानकारी दे दें कि मनीषा के मौत के मामले में एक नेता और आंदोलन कमेटी के सदस्य का ये बड़ा दावा है और अगर ये दावा सही बैठता है तो जाहिर तौर पर इस मामले में एक नया एंगल भी जुड़ सकता है या फिर एक नए एंगल से भी जांच की जा सकती है। जो नेता है उनका ये कहना है कि मौत से पहली वाली रात मनीषा की अपनी एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर लंबी चैट हुई थी और ये चैट रात 10 से लेकर करीब 2 बजे तक हुई और जो चैटिंग थी उसमें उसी तरीके के रोमन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जैसा कि जो मनीषा का सुसाइड नोट मिला है उसमें इस्तेमाल किया गया है। रोहतक में पोस्टमार्टम कराने वाले दिन उनके साथ 2 विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से समझा और कमेटी को इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हेड राइटिंग है उसका जो मिलान किया गया है वो मिलान भी ठीक वैसा ही था जैसा कि व्हाट्सएप चैट पे वो शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मनीषा रात को किसी से बात कर रही थी और अगर बात कर भी रही थी तो क्या उसका इस पूरे मामले से कुछ संबंध हो सकता है? आखिरकार मनीषा जिससे बात कर रही थी वो कौन है? क्या उनकी कोई सहेली थी? वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई है और उनकी ओर से कोई बयान क्यों नहीं दिया गया? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि ये जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है और अगर ये दावा सही पाया जाता है तो इस पूरे मामले को एक बड़ी लीड मिल सकती है। आपको बता दें 11 अगस्त को क्या हुआ था और कैसे जो एक फोन है एक उनकी महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो बन सकता है। आपको बता दें कि भिवानी के गांव सिंघानी में जहां शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम और एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी वो हैरान कर देने वाली थी और इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें थी जो काफी ज्यादा आपको परेशान भी कर सकती है। जैसे कि
ये बताया गया था कि मनीषा के ऊपर किसी जानवर ने भी हमला किया है, लेकिन वो हमला उनकी डेड बॉडी पर हुआ था। उस समय मनीषा जीवित नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया था, क्योंकि जो उनके गले पर निशान थे 5 सेंटीमीटर तक की उनकी गर्दन रह गई थी, बाकी पूरी गर्दन जो है कटी हुई थी। तो वो कुछ इस प्रकार से कटी हुई थी मानो किसी ने कुरेदा हुआ हो। और जो उत्तक थे, जो साइंस स्टूडेंट है इसे बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे कि जो सेल्स थे गर्दन के पास, उनमें किसी भी तरीके का जो रक्तस्राव था वो नहीं था। अगर उस समय मनीषा जिंदा होती और तब जाकर कोई कट लगता, या किसी भी व्यक्ति को अगर तब कट लगता है, तो वहां से खून जरूर बहता है, लेकिन वहां पर खून जब आपकी डेथ हो जाती है या फिर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो आप आसानी भाषा में आपको समझा रही हूँ कि समझ सकते हैं कि तब खून का संचार नहीं होता है, क्योंकि खून तब नहीं बनता है। अब ऐसे में अगर कहीं पर भी कट लगता है तो ऐसे में खून नहीं बहता है। ठीक उनके पोस्टमार्टम केस में या फिर जो रिपोर्ट है उसमें ये दावा किया गया है। अब देखिए, भिवानी में मनीषा की मौत के मामले में पुलिस के लिए हत्या या आत्महत्या, ये जो गुत्थी है काफी ज्यादा बड़ी है। अब ऐसे में जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। मनीषा के लापता होने के, उनकी मौत के कई दिनों बाद भी उनका जो मोबाइल फोन है अभी तक वो बरामद नहीं हुआ है। मनीषा का शव बरामद होने के दौरान पुलिस ने मौके से उनका दुपट्टा बरामद किया, उनकी जूती और अन्य तथ्य भी जुटाए, लेकिन उनका मोबाइल फोन वहां पर मौके से नहीं मिला। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि उनकी बेटी मनीषा 11 अगस्त की सुबह घर से प्ले स्कूल के लिए निकलती है। उस समय उनका मोबाइल भी उनके पास था और उसी दिन दोपहर 3:08 पर बेटी का फोन बंद हो जाता है। परिवार वालों की ओर से जब फोन किया गया तो फोन जो है वो बंद ही आ रहा था। अब इसी बीच वो वाक्य भी आपको याद होगा, जब मनीषा के परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हमेशा जो भारतीय सोसाइटीज में होता आया है कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठा देते हैं, ठीक उसी तरीके का मामला सामने आया शाम क्योंकि 6:26 पर जब बेटी का फोन खुला, उसके कुछ देर बाद फिर फोन बंद हो गया। बेटी जिस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गई थी उस कॉलेज में डायल 112 की टीम भी गई थी, लेकिन वहां जो कर्मचारी थे वो शराब के नशे में धुत मिले। उन्होंने बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उसी शाम लोहारू पुलिस थाना भी गए। जब उनके परिजन तो वहां पर ये कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है कि आपकी बेटी जवान है, कहीं भाग गई होगी और शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं इस समय विरोध का विषय भी बना हुआ है, जिस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। इसके बाद 11 से लेकर 12 अगस्त की रात को, जब आधी रात हो रही थी, करीब 12 बजे की बात है, तो मनीषा की कॉल एक बार फिर से उनके पिता के फोन पर आती है। लेकिन उनके पिता उस समय व्यस्त थे, क्योंकि जाहिर तौर पर बेटी मिल नहीं रही थी और चिंता भी थी, तनाव में भी थे। कुछ कारण रहे होंगे कि उस समय वो फोन नहीं उठा पाए। लेकिन जब उनके पिता ने मनीषा की कॉल देखी तो तुरंत फोन मिलाया, लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद आया। मनीषा की मौत के बाद एसआईटी के 6 अलग अलग टीमें जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जांच का दायरा जो है आगे बढ़ा दिया गया है, सीबीआई को भी जांच सौंपी गई है। अब ऐसे में देखिए, मोबाइल कई राज जो है इस मामले में खोल सकता है। अगर पुलिस मनीषा का मोबाइल फोन बरामद करती है, जांच करती है, और मौत से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि मनीषा के लापता होने के बाद भी मनीषा के फोन नंबर से लगातार उनके पिता को कॉल आ रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मनीषा कुछ बताना चाह रही थी, क्या मनीषा कुछ ऐसा कहने वाली थी जो कि उस समय सुनना बेहद जरूरी था, या फिर जिससे ये मालूम चल सकता था कि आखिरकार मनीषा किस मुसीबत में फंसी हुई है, या फिर मनीषा के साथ क्या हो रहा है, मनीषा पिता को क्या बताना चाहती थी, वो कहां पर थी। ये सब बातें धीरे धीरे जांच में ही निकलकर सामने आएगी। अब देखिए, जो मोबाइल से डाटा निकलेगा उससे कई अहम सुराग जो है वो हाथ लगेंगे, लेकिन इंतजार रिपोर्ट कराएगा। वहीं आईजी की ओर से फिर ये दोहराया गया कि शव पर एसिड के निशान नहीं और गले पर जानवरों ने काटा। यहाँ पर देखिए, मौत के मामले में पोस्टमार्टम और एफएसआर रिपोर्ट से कई अहम खुलासे हुए। रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार मंगलवार जब दोपहर भिवानी रेस्ट हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने एक बार फिर से जहां मीडिया से बातचीत की और जो ब्यौरा साझा किया था उसमें ये कहा था कि जो शव की पहचान हुई है उसके लिए डीएनए सैंपल भी लिया गया था, और साथ ही साथ जो गले के आगे और दोनों तरफ कटे घाव पाए गए, इनमें जानवरों द्वारा काटने या कुतरने जैसे निशान थे। वहीं पीजीआईएमएस रोहतक में हुई दोबारा पीएमआर जांच में ये निष्कर्ष निकला कि चोटें मृत्यु के बाद की, क्योंकि आसपास के नरम उत्तकों में खून का कोई रिसाव नहीं था और साथ ही साथ किसी भी तरीके के वीर्य के निशान नहीं मिले थे। तो ऐसे में दुष्कर्म नहीं हुआ है,
ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पूरे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके का उबाल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा का हैशटैग भी इस समय ट्रेंडिंग है। लेकिन बड़ा सवाल ये, बंगाल की घटना भी आपको याद होगी कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ अपराध होता है और सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड भी चलता है। मोमबत्तियां लेकर लोग चौक चौराहों पर भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये सारी बातें कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाती है। और ऐसी अगर कोई खबर सामने आती है, हमारी मानसिकता देखिए कि अब हम हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि शायद लड़कियों के साथ ये होता आया है और आगे भी होता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कह दिया गया है कि इस मामले में जो भी हत्यारा होगा उसे गैंग नहीं बख्शेगी और मनीषा का जो भी अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है, हत्या की है, हालांकि अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि अगर इस पूरे मामले में हत्या हुई है और इसके पीछे हत्यारों का हाथ है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब ऐसे में अगर किसी ने मनीषा के साथ बुरा व्यवहार किया है या फिर किसी भी प्रकार से बेटी पर कोई भी गंदी नजर अगर कोई भी रखता है, किसी भी प्रकार का कोई भी आरोपी या व्यक्ति, उसके खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग लड़ेगी और उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा है। अब पूरे मामले में देखने वाली बातें रहती है कि मोबाइल से क्या राज खुलते हैं, और अगर राज खुलते हैं तो सबसे पहले और बड़ा सवाल यही होगा कि मनीषा, जिसने लगभग घर में 2 बार फोन किए थे लेकिन टाइमिंग मैच ना हो पाने के कारण परिवार वाले बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक शाम 6:30 बजे उनका फोन खुला था, रात 12 बजे मनीषा का कॉल आया था और तब मनीषा लापता थी। परिवार वाले तनाव में थे। क्या मनीषा बताना चाह रही थी कि आखिरकार मनीषा कहां पर है? और इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी कि जैसा कि एक नेता की ओर से दावा किया गया है, जिसकी हमारा चैनल हालांकि पुष्टि नहीं करता है, कि अगर मनीषा के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे कौन है, किससे मनीषा रात 2 बजे तक चैट कर रही थी, और क्या वो सामने आती है या फिर सामने आता है और कुछ खुलासा करता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।